दो लफ्ज़ों की गेम है, सब्र और बेसब्री। सब्र वो चीज़ है जो कच्चा फल करता है तो वो पक कर तैयार हो जाता है। बेसब्री उनके बिजनेस को जवाल होता आपने नहीं देखा, क्या शोरूम्स जलते आपने नहीं देखे, बैकअप होगा। लेकिन पोल्ट्री 1000 रुपये जेब में रखने वाला बंदा 500 से करे, मैं ये कहूँगा 10,000 रखने वाला 5,000 से करे, 1 लाख रखने वाला 50,000 से शुरू करे। बंदा आज 1 लाख एक माह का कमा रहा है तो क्या आपने पूछा कि उसकी 1 साल पहले रातें कैसी गुजरी हैं? अगर आज कोई 2 लाख कमा रहा है, क्या आपने उससे पूछा कि 1 साल पहले वो किस तरह खाक छानता रहा है गलियों की? क्या एक बंदा 1 माह का 3 लाख कमा रहा है, आपने उसके साथ रातें, जो बहुत बड़ी गलती की जाती है वो ना फार्म को ऐसा बनाते हैं कि वो मिसाली हो, वो मिसाली लोगों के देखने के लिए हो, अपनी जेब के लिए मिसाली ना हो। फार्मर्स के साथ जब भी होता है सर हाथ ही होता है और कुछ नहीं रही है। रिज़्क़ हलाल है वो छुपाना नहीं है, झूठ है जो वो बताना नहीं है। सर पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ को विज़िट करने के बाद, लोगों को इंस्पायर करने के बाद, बेशुमार बिज़नेस आइडियाज़ देने के बाद फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग में खुद ही छलांग लगा दी, वजह क्या बनी? बहुत शुक्रिया अजमल भाई। सबसे पहली वजह फैंसी पोल्ट्री की, बेसिक पोल्ट्री की वजह सबसे पहले ये है कि इसके लिए आपकी जेब का इस चीज़ पे डिपेंड है कि जितने भी पैसे हैं उतने से शुरू किया जा सकता है। इसमें एक फिगर नहीं है कि 1 लाख से कर सकता है, सिर्फ 2 लाख से बंदा कर सकता है, सिर्फ 3 लाख से। आपकी जेब में अगर 1,000 है तो आपका काम उसी से शुरू हो सकता है। आप 1500 से 25,000 तक करना चाहें तो फैंसी पोल्ट्री का ये हुस्न है कि जहां आपकी पहुंच है ये वहीं से स्टार्ट होने वाला बिज़नेस है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में हर तरह का, हर तरीक़ का, हर एतवार का बंदा मौजूद है, बंदी मौजूद है। हर किसी की जेब की कैपेसिटी मुख्तलिफ है, तो इस बिज़नेस में जो भी आना चाहे वो बखूबी आ सकता है, उसके लिए मैदान वसी है। चलें सर, बताइएगा कि आपने कैसे आगाज़ किया, आपने कितने कैसे स्मार्ट फार्मिंग की, आपने कैसे स्मार्ट वे में काम किया, और आप जो सोच के आए कर भी पाए कि ना कर पाए? सर जी, जितनी एज हमारी फार्मिंग की है उतनी एज ही हमारी फार्मिंग पे नॉलेज की है, और उतनी एज ही हमारी सोशल मीडिया वर्क की है। सो हम एक ही टाइम में सोशल मीडिया पे आए, उसी टाइम पे हम फार्मिंग में आए, और उसी टाइम के हम फार्मिंग पे लोगों को मोटिवेट करना शुरू हुए। जैसे हमने लर्न किया यूट्यूब से या दीगर प्रोसेस से, लोगों से, फार्मर से, उसी तरह ही हमने ख़ुद काम किया और उसी तरह का ही लोगों को मशवरा दिया। जैसे वक्त गुज़रता गया, जो हमें समझ आती गई हम लोगों को बताते गए। इस वक्त बेहम्दिल्लाह अल्लाह का शुक्र और बहुत से भाइयों की दुआओं के साथ जैसा हमने लर्न किया और जो इस वक्त हमारे पास है, जिसे हमने अपने 2 साल प्रोसेस के बाद, 2 साल की स्ट्रगल के बाद जिस कामयाबी पे हम पहुँचे हैं, आज भी हम लोगों को वही मेथड्स बताते हैं कि हमने ये ट्रिक्स यूज़ की और इस फार्मिंग को हमने इसलिए कामयाब किया और इस तरह कामयाब किया। अगर आप करेंगे, अब करेंगे, या इससे 6 माह पहले या 1 साल पहले या आज के बाद, जैसे हम कामयाब होंगे हम अपनी सारी कामयाबियां लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलें सर, बताइएगा कि आप कामयाब क्यों कर हुए, कैसे हुए, लेकिन इससे पहले ये बताइएगा कि लोग नाकाम होते हैं क्यों होते हैं? सर 2 वर्ड्स की ये बात है, 2 लफ्ज़ों की गेम है, सब्र और बेसब्री। सब्र वो चीज़ है जो कच्चा फल करता है तो वो पक कर तैयार हो जाता है। बेसब्री वो है जो कच्चे फल को तोड़ के आपके पौधे के किसी काम का नहीं रहने देती और वो कीचड़ में मिला देती है। ये सर सब्र और बेसब्री की गेम है। बिलअमूम तमाम तर जो भी लाइफ स्टॉक के बिजनेसेस हैं सारे सब्र की गेम है, और बिलखुसूस मैं कहूँगा क्योंकि मैं भी इसी में इन्वॉल्व हूँ, पोल्ट्री ये सब्र का काम है। क्योंकि इस बिज़नेस की खूबी ये है कि मुर्गी आपकी मुर्गी ही रहेगी। हर तरह का बिज़नेस, अगर आप शोरूम का बिज़नेस करें आपकी चीज़ सेल होगी, पैसे आएंगे। कारों का शोरूम बनाए चीज़, इसमें आपके जो पैसे मुर्गी पे लगे हैं वो मुर्गी ही रहनी है। आपकी जो इनकम है वो अंडे और चूजे की सिस्टम की सूरत में आती रहेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट बाकी रहेगी। लेकिन यहाँ तक पहुँचना सब्र 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 और फिर अजर अजर और अजर है।
सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद अजर मिलेगा। लेकिन सर आपने बेशुमार बिज़नेस आइडियाज़ के साथ इसका मवाजना कर दिया। रुकिए ज़रा समझाइए, कारों के बिज़नेस के साथ इन जानदारों का मवाजना नहीं बनता सर। ज़ीरो हैं, इनके हक हकूक़ हैं, इनकी मोर्टेलिटी होती है, शेड के शेड 20 हो जाते हैं अगर फार्मर सोया रहे, तो उनके साथ इनका मवाजना बनता नहीं। आप क्या समझते हैं? सर कारों के भी एक्सीडेंट्स होते आपने क्या नहीं देखे? क्या उनके बिजनेस को जवाल होता आपने नहीं देखा? क्या शोरूम्स जलते आपने नहीं देखे? सर ये सारे बिजनेस में ऐसा होता है, ये अल्लाह की तरफ से नफ़ा होता है और अल्लाह ही की तरफ से नुकसान होता है। लेकिन जहाँ पोल्ट्री के मुवाज़ने की बात है, मैंने पहले कहा है, शोरूम तो वही बंदा बनाएगा जिसके पास 2.5 से 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके पास लाखों और खरबों का बैकअप होगा। लेकिन पोल्ट्री 1000 रुपये जेब में रखने वाला बंदा 500 से करे, मैं ये कहूँगा 10,000 रखने वाला 5,000 से करे, 1 लाख रखने वाला 50,000 से शुरू करे। और यही इस चीज़ का हुस्न है। आपको किसी ने नहीं पूछना भी तूने इतना छोटा सेटअप क्यों लगाया, आपकी जेब पर डिपेंड करता तो छोटा लगा लिया, अगर आपको अल्लाह देगा आप बड़ा कर लीजिएगा। तो ये हुस्न है पोल्ट्री का। हाफिज़ साहिब, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, पहचान दी, लेकिन बहती गंगा में हाथ तो नहीं धोना चाह रहे, अपनी रेपो को कैश तो नहीं करवाना चाह रहे, पैसे की चाशनी देख कर आए, या आपका भी कोई लगाव था बर्ड्स के साथ? सर पहली बात तो ये है कि हमारा कोई लगाव नहीं था बर्ड्स के साथ, ये सीधी और साफ बात है। हमने फ़र्स्ट टाइम जब देखा था तो बिज़नेस ही देखा था, और उसके बाद जब बंदा किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, फिर उसमें इन्वॉल्व होता है। और जब तक आप किसी को सिर्फ बिज़नेस ही समझेंगे तो पैसा नहीं आएगा। पैसा तब आएगा जब आप किसी चीज़ में इन होंगे, उसको दिल के करीब करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, फिर आपको वो बिज़नेस बच्चे देगा और फिर वो बिज़नेस आपका बढ़ेगा। बारी ज़िम्मेदारी आयद होती है सर, आपके कंधों पे बारी ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि ये निश्तर भी मारे जाते हैं, तंज के वार किए जाते हैं कि ये बंदे लोगों के जज्बात को उबार कर उनके साथ खेलते हैं, अपने बर्ड सेल करके अपनी जेबें भर के ठंडी और लंबी नींद सोते हैं और लोगों को बेसुकूना कर देते हैं। तो यहाँ पर फार्मर अपनी मार्केटिंग में गलतियाँ करता है, बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, या हमारा मासूम फार्मर ख्वाब सुहाने सजा लेता है? कौन गलत है? सर दोनों ही गलत नहीं है। मार्केट करना भी उस बंदे का हक है जिसके पास चीज़ मौजूद है। और अगर एक बंदे की चीज़ 1000 में सेल हो रही है, वो क्यों कहे मेरी 900 में सेल होती है और वो क्यों कहे मैं 1200 में सेल करता हूँ? सर एक चीज़ का रेट होता है, एक चीज़ की क्वालिटी होती है, और दूसरा एक बंदे की जेब पे डिपेंड करता है और उसके पीछे स्ट्रगल होती है। अगर एक बंदा आज 1 लाख एक माह का कमा रहा है, तो क्या आपने पूछा कि उसकी 1 साल पहले रातें कैसी गुजरी हैं? अगर आज कोई 2 लाख कमा रहा है, क्या आपने उससे पूछा कि 1 साल पहले वो किस तरह खाक छानता रहा है गलियों की? क्या एक बंदा 1 माह का 3 लाख कमा रहा है, आपने उसके साथ रातें काटी हैं? ये सर आज की बात, अगर एक बंदा आज कमा रहा है तो ज़रा उससे पूछिए कि उसका बैकअप कैसा था, ज़रा उससे पूछिए कि उसने स्टार्ट कैसे लिया था, कैसे उसकी एक एक दिन में 10-10 हज़ार का माल डेड हुआ है, कैसे उसकी नींदें हराम हुई है और फिर वो इस लेवल पे पहुंचा है। आपने किसान के गमो अलम की बेहतरीन अंदाज में तर्जमानी कर ली। हमें ये बताइएगा कि आपका फैंसी पोल्ट्री फार्म आपने कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आगाज़ किया था, और हमें दिखाएं इसका शेड स्ट्रक्चर, अपनी ब्रीड्स, ताकि हमारे व्यूवर्स भी जान सकें। जी अजमल भाई, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने लोगों की सोच को और सोशल मीडिया की हाइप को अपने साथ अटैच कर लिया था। तो उस वक्त जो स्कोप था वो आसलोप का था। उसके बाद हमने माशाल्लाह उससे अच्छी अर्निंग की। दोबारा हमने लाइट सॉक्स का जब एक ट्रेंड चला तो लाइट सॉक्स को हमने अडॉप्ट किया, उस पर हमने वर्क किया। और उसके बाद हमने सोचा यार ये चलती फिरती ब्रीडें हैं, ऐसा काम हो जो आज से 5 साल बाद भी हम करें। इसके लिए हमने सोचा कि 5 साल पहले जो लोग थे, आसलोप और RIR और लाइट सॉक्स के आने से पहले लोग किस फार्मिंग पे काम कर रहे थे। तो जो फर्स्ट टाइम हमारे जहन में ब्रीड आई वो तो थी फैंसी।
लेकिन हमने इसमें भी सोचा कि यार अपने व्यूवर्स को फार्मर्स को और आसाइश दें कि फैंसी में और कम खर्चे वाली कौन सी ब्रीड है। तो वो बैंटम ब्रीड्स हमारे सामने आई कि जो ख़र्चा कम लेती हैं और ख़ूबसूरत ज़्यादा लगती हैं और उसका बिज़नेस एक बंदा अच्छे तरीके से कर सकता है। और अजमल भाई, मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस पोल्ट्री में बंदा बड़े तरीक़ों से बिज़नेस कर सकता है, बड़े तरीक़ों से, लेकिन इसके लिए भी सब्र सब्र सब्र, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, सीखने के बाद आप इस प्रोग्राम को अपने ऊपर हावी कर सकते हैं। इससे आप तब सीख सकते हैं कि आप चूज़े को ब्रीडर बना के सेल कर सकते हैं, ब्रीडर ख़रीद के उसका अंडा आप अलग सेल कर सकते हैं, कुछ अर्सा बाद ब्रीडर फिर सेल कर सकते हैं। आप ब्रीडर से अंडे से चूज़ा निकलवा के चूज़ा सेल कर सकते हैं, लेकिन इन सब तक पहुंचना एक दिन या एक रात का काम नहीं है। चलें हाफ़िज़ साहब, इसी गुफ्तगू पे इक्तफ़ा करना पसंद करेंगे क्योंकि 10 मिनट की वीडियो बन चुकी। हाफ़िज़ साहब के जो बर्ड्स हैं जिस स्क्रीन पे चल रहे हैं, इनकी खूबसूरती, इनकी क्वालिटी आपकी नज़रों के सामने है। हाफ़िज़ साहब, शेड का स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा बताइएगा, लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने पैसे लगाए थे आप? सर जी, इसमें बड़े भाई गलती करते हैं। एक जो बहुत बड़ी गलती की जाती है, वो ना फार्म को ऐसा बनाते हैं कि वो मिसाली हो, वो मिसाली लोगों के देखने के लिए हो, अपनी जेब के लिए मिसाली ना हो। हमने वो काम किया है जो हमारे लिए मिसाली हो, कोई देख के तो शायद इसके कहे यार ये कैसा शेड है। हमने ईंटें यूज्ड ली जो पहले से इस्तेमाल शुदा थी। हमने कुएं की जो खूह होते हैं ना, पुरानी डल्ले, पुराने जो खूह होते हैं, उनकी हमने ईंटें ली और गारे से चुनाई की। 10 साल बाद जब भी उखेड़ेंगे आपकी ईंटें सेव होंगी। हमारा ना सीमेंट का खर्चा आया इतना, ना हमारा रेत का इतना खर्चा आया, और ना ही हमारी इतनी ज़्यादा लेबर की कास्ट आई, ना नई ईंटों की हमारी कास्ट आई। जब भी हम इस फार्म को ख़त्म करेंगे ये ईंटें हमारी बच जाएंगी। स्ट्रक्चर के तौर पे हमने ऊपर अच्छा मटेरियल लोहे का यूज़ किया था। उस वक़्त के रेट और आज के रेट के हवाले से अगर हम बात करें तो उस वक़्त जहां हमें 10 रुपए की चीज़ मिली थी, आज वही चीज़ 20 की है। उस वक़्त अगर हमारा इस पूरी छत पे 3 लाख लगा था, आज हमारा मटेरियल ही 6 लाख का है। तो उसको गोया कि हमने ऐसी स्ट्रेटजी पे काम किया कि हमारा कोई भी मटेरियल वेस्ट ना हो। सिर्फ हमारी मिस्त्री और मज़दूरों की कास्ट जो 30 से 35 हज़ार आई थी, उसके अलावा हमारा 1 रुपया इंशाल्लाह 10 साल बाद भी डूबेगा नहीं। शेड पे अंधाधुंध खर्चा ना करें। नहीं, बिल्कुल ब्रीड्स पे करें, शेड पे खर्चा ना करें, शेड पे कोई खर्चा ना करें। यार अगर आपके पास कोई एक कमरा है, हवादार है, आप गर्मी और सर्दी में उसका टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, आप उसी में फार्मिंग कर लें। किसी ने नहीं आपसे पूछना भी आपने शेड क्यों नहीं बनाया। लेकिन जब आपके बर्ड मरेंगे, नुकसान होगा, तो तब भी आपको किसी ने नहीं कहना कि तू शाबाश भी लगा रहा है। हर किसी ने कहना तूने क्यों पंगा लिया था। तो जो आपने पैसा वेस्ट फार्म पे करना है, वो अच्छी ब्रीड्स लेके आएं। और आखिरी बात मैं अजमल भाई जो कहूँगा, फैंसी पोल्ट्री में कोई भी आप जो ब्रीड है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ना रखें, थोड़ी क्वांटिटी में रखें, ताकि आपके पास मिनिमम सा माल हो, थोड़े चूज़े हों। जो बुकिंग पे जाएं, आपको ये टेंशन ना हो कि मेरा माल बिकने वाला खड़ा है। जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी करनी है, आप ज़्यादा ब्रीड्स कर लें। 100 में से कितने नंबर देंगे? फैंसी पोल्ट्री की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, रुक रही है, कम हो रही है, ज़वाल पजीर है, या तरक्की की तरफ गामज़न है? कैसे देखते हैं कि मुस्तकबिल में फैंसी पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ क्या होने जा रहा है? हमारे फार्मर्स के साथ जब भी होता है सर, हाथ ही होता है और कुछ नहीं होता। हम जितने मेहनत से पाकिस्तानी जितनी वर्क अपनी ब्रीड्स पे करते हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो पता नहीं ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। जब एक चीज़ बाहर से इंपोर्ट तो कर ली जाती है, दोबारा वो ब्रीडर एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? फैटनिंग पे एक्सपोर्ट हो रही है, हमारी वेजिटेबल पे एक्सपोर्ट हो रही है, हमारे फ्रूट्स पे एक्सपोर्ट हो रही है। हमारी पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक पे जब एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी, उस वक़्त पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न होगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि फैंसी पोल्ट्री अपनी रवानी में तैर रही है, ना इसको रूज ज़्यादा है, ना इसको इंशाल्लाह ज़वाल होगा। ये आपके अखराजात को और अपने अखराजात को और आपके जेब खर्च को बखूबी पूरा करती रहेगी और करती आई है और बेहमदिल्ला कर रही है। चलें एंड पे दिल की बात,
जो बड़े ही दिल की गहराइयों से निकलकर दिलों पे क्लिक करेगी। बताने से पहले ये बताइएगा कि लोगों ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा प्यार दिया, आप भी लोगों को रिटर्न में क्या देंगे, कोई ऑफ़र, और आप तक लोग पहुँचें तो कैसे पहुँचें? सर कोई ऑफरें नहीं है, जो क्वालिटी होती है उसमें ना कोई ऑफ़र होती है, ना कोई डील होती है और ना कोई डील होती है। एक नंबर चीज़ है, एक नंबर पैसा है। हाँ डिस्काउंट होगा उस बंदे से जो चाहेगा, जिसको फ्री में कुछ मिलता है। पाकिस्तान में कोई उसकी कदर नहीं करता भाई अजमल, ये आप भी सोच लें। अगर आप फ्री में किसी के साथ नेकी करेंगे तो आपको अल्लाह की तरफ से तो बदला मिल ही जाएगा, वो अल्लाह का वादा है। बंदे आपको कुछ नहीं देंगे। सो कोई ऑफ़र नहीं है। क्वालिटी चेक करें, पाकपतन ज़िला है, आरीवाला रोड है, 32 SP गाँव है। आएँ, रहें, खाएं पिएं, मेहमानवाजी होगी, आपके पास डिस्काउंट किया जाएगा, आपके साथ शफकत की जाएगी, लेकिन फ्री नहीं कुछ दिया जाएगा। चलें सर, दिल की आवाज़ कह रहे थे एंड पे सदका जारिया के तौर पे कोई एक मैसेज सर करें। सबसे अहम मैसेज, ये मैसेज नहीं है, ये दिल की बात है सर। फ्रॉड ना करें, धोखा ना दें, और ना ही किसी को गलत इनकम बताएं जो आपकी नहीं आ रही, और ना ही वो छुपाएं जो आपकी आ रही है। रिज़्क़ हलाल है, वो छुपाना नहीं है, झूठ है जो वो बताना नहीं है। और हमें दें जनाब इजाज़त।